टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है स्वर। पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके प्रकार को समझेंगे, उच्चारण स्थान को समझेंगे और फिर इससे संबंधित आए हुए प्रश्न को समझेंगे। देखिए, स्वर को संस्कृत में, ठीक है, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण है, वे वर्ण जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण करने में, बोलने में या उच्चारण करने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वे आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उन्हें क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। स्वर कौन कौन की संख्या है? वो कितनी है? हमारी 11 है। कितनी है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। छोटा दीर्घ आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, आओ। लेकिन कितनी संख्या हो गई? 11 हो गई। लेकिन देखते हैं मात्रा, अगर हम देखें कितना है मात्रा अगर देखें तो मात्राएं होती हैं हमारी 10। तो आप कहेंगे कि ये तो स्वर तो 11 है, फिर मात्राएं 10 कैसे हो गई? उसका एक आंसर है, जो आ है इसे हम उदासीन स्वर बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि उदासीन स्वर क्यों बोलते हैं भाई? उदासीन इसलिए स्वर बोलते हैं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या होती है? जो छोटा आ है, लघु आ है, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए एक संख्या कम हो जाती है यहां पर। और यहां पर देखा जाएगा तो मात्रा ये वाली, छोटी ई की मात्रा इधर से और इस तरह से लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा यहां, बड़ी ऊ की मात्रा यहां, री ऋषि की मात्रा जो खड़ी पाई है उसके नीचे, ए की मात्रा 1, आई की 2, ओ की जो मात्रा है वो आपकी इस तरह से आएगी और जब ये डबल कर देंगे तो आओ की मात्रा हो जाएगी। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आओ। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका री ऋषि किसके मध्य में है? तो री ऋषि किसके मध्य में है, इसकी पोजीशन पूछी जाती है। इसका मतलब है री ऋषि दीर्घ उ और ए के बीच में आती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका उच्चारण स्थान कहां पर है, ये कहां पर फिट होता है री ऋषि में। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से मैंने देख लिया कि आपका स्वर कितने प्रकार के होते हैं और मात्रा कितनी प्रकार की होती है। अब हम अध्ययन करेंगे स्वर के जो वर्गीकरण है। ठीक है, कि स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, ठीक है, स्वर का वर्गीकरण है। और पहला वर्गीकरण है जिसके आधार पर, यानी मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर, 3 के आधार पर हम देखते हैं तो हमारे जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पर। पहला कौन सा है? पहला हमारा है लघु स्वर। दूसरा कौन सा है हमारा? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा है हमारा? वो है प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर है। लघु को हम हर्ष भी बोलते हैं और इसकी एक मात्रा होती है, एक मात्रिक भी उसे बोला जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं?
यहां पर लिख दे 3 प्रकार होता है, ठीक है। तो लघु हर्ष एक मात्रिक अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि, इनकी संख्या कितनी हो गई 4। तो लघु हर्ष एक मात्रिक कितने होते हैं 4 होते हैं, आ ई उ री ऋषि। और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु स्वर भी बोलते हैं। और इनकी मात्राएं 2 होती हैं, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और यहां पर कौन सा हो जाएगा, बड़ा बड़ी ई, दीर्घ ऊ, ठीक है, ए, आए, ओ और आओ, ठीक है। देखो कंसेप्ट के साथ चलो, कंसेप्ट के साथ चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब है प्लुत। प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ। कौन सा हुआ, उछलता हुआ। प्लुत का अर्थ क्या है, उछलता हुआ। और जब नाटक में या दूर खड़े व्यक्ति को बुलाते हैं तब प्लुत का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आओ बोलेंगे तो ओ खींचा ना, तो यहां पर जो मात्रा हो जाता है तो ये 3 या 3 से ज्यादा बार हो जाता है, यानी इसे बोलने में द्विमात्रिक से ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर इस तरह से अवग्रह का चिन्ह लगा होता है प्लुत स्वर को बोलने में, ठीक है। अब देखिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे तो हमने देख लिया कि ये मात्रा, उच्चारण और काल की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु, यहां पर थोड़ा मामला अब डिफरेंट हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो क्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी उच्चारण की दृष्टि से कामता प्रसाद गुरु ने केवल 2 माने, क्योंकि उन्होंने प्लुत को जो प्लुत स्वर है, ठीक है, प्लुत स्वर को उन्होंने स्वर नहीं माना, इसे उन्होंने संस्कृत का स्वर माना। किसका स्वर माना, संस्कृत का स्वर माना है। तो जब कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से पूछा जाएगा, उनका नाम लेके पूछा जाएगा, तब आप जो स्वर की संख्या 2 बताएंगे। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हिंदी व्याकरण किसकी है, तो हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की है, और इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने प्लुत स्वर को हिंदी का स्वर नहीं माना है। तो इस तरह से हमने देखा कि मात्रा, उच्चारण और काल की दृष्टि से हमारे 3 स्वर होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से वो 2 स्वर होते हैं। अगला वर्गीकरण देखते हैं, तो वो है जीव यानी जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। और यहां आंसर होता है 3, ठीक है। अगर हम देखें, ये जीव है हमारी, ठीक है, और इस तरह से, तो जीव को हम कैसे क्रियाशील करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, और उन्हें बोलने में स्वर का कौन से स्वर कहां से बोले जाते हैं, तो उसका आंसर निकालेंगे, उसका वर्गीकरण निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3। और पहला आता है अग्र स्वर का मतलब ये वाला अग्र स्वर, ठीक है। और अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, अग्र स्वर में आते हैं छोटी ई, यानी दोनों ई आ जाएंगे, और ऊ आ जाएंगे, और री ऋषि आ जाएगा। दूसरा है मध्य स्वर। कौन सा है, मध्य स्वर, और इसके अंतर्गत आएगा केवल आ। कितना आएगा, आ, छोटा, और बड़ा आ यहां पर आ गए, फिर ए, आए, ओ और आओ, ठीक है। ये किस में आएंगे, ये आएंगे पश्च स्वर में। किस में आएंगे, पश्च स्वर में। तो मैंने बताया अग्रस्वर कितने होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5। और मध्य स्वर कितने होते हैं हमारे, मध्य स्वर, तो इनकी संख्या कितनी हमारी, 1। और जो पश्च स्वर हैं, बैक वोवेल्स हैं, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 11। लेकिन हम देखते हैं हिंदी में एक जैसे डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डॉक्टर, ठीक है।
तो ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ठीक है, ये भी एक स्वर में गिना जाता है और इसको हम, यानी ये, इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं? आगत स्वर, ठीक है। और अगर देखा जाए आगत स्वर को तो यहाँ कहां पर फिट करेंगे, तब देखते हैं इनको हम आगत स्वर को यहाँ, यानी पश्च स्वर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के खुलने के आधार पर, के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे जो स्वर होते हैं वो उनका जो प्रकार है वो है आपका 4। मुख गुहा यानी मुंह कितना खुलेगा इसके आधार पर स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? इसमें आता है, पहले आता है विव्रत, यानी विव्रत वो स्वर जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है और उसका जो आंसर है वो है बड़ा आ। तो एक ही स्वर है, कितना? एक स्वर है ये, तो विव्रत कितना हुआ? आ। और दूसरा कौन सा हमारा? अर्ध विव्रत। कौन सा? अर्ध विव्रत, जिसमें आधा खुलता है। तो इसमें आएंगे छोटा आ आएगा, बड़ी ए आएगी और आओ आएगी, ठीक है। 3 आएंगे, इनकी संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक है। लेकिन जो मैंने आगत स्वर है इसके अंतर्गत ही माना जाता है ये वाला। तो आगत स्वर भी आपके अर्ध विव्रत के अंतर्गत गिना जाता है। तीसरा आता है संवृत, यानी बंद, लगा इतनी, इतना भी बंद ना हो कि हवा ना निकले, तो बंद वाला होता है संवृत। और संवृत के अंतर्गत आता है आपकी ई, उ और री, ऋषि। कितना आता है? री, ऋषि। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई हमारी 5, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, अब बचे आपके 2। तो ये आ जाएंगे अर्ध संवृत। और ये कौन से बचे? ए और ओ, ए और ओ। तो इनकी संख्या हो गई 2। इस तरह से देखेंगे स्वर हमारे पूरे हो गए 11। तो ये मुख गुहा के खुलने के आधार पर क्या था? स्वर का वर्गीकरण था। अब प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर देखिए, प्राणवायु के आधार पर जो वर्ण है वो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो प्राण वायु के आधार पर जो स्वर हैं, तो सभी स्वर कैसे हैं? अल्प प्राण है। ध्यान रखना कैसे, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सभी जो स्वर हैं वो क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और घोषत्व के आधार पर, ठीक है, घोषत्व के आधार पर, अगला वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर, ठीक है। तो घोषत्व के आधार पर ध्यान रखना, घोषत्व में 2 होते हैं, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष, ठीक है, अघोष। कभी कभी सघोष को केवल घोष ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? घोष है। तो याद रखना, वरना घोषत्व के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्ण मैंने बोला है, सघोष और अघोष, स्वर नहीं बोला है मैंने, देखिए। लेकिन घोषत्व के आधार पर स्वर की हम बात करें, घोषत्व के आधार पर स्वर, तो ये समस्त स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। यानी जो समस्त स्वर हैं, समस्त जो स्वर हैं वो कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर हमने बताया स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो एक ही प्रकार का होता है। यानी समस्त स्वर क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। समस्त स्वर आपके क्या होते हैं? वो आपके अल्प प्राण होते हैं। अब ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठ की स्थिति के आधार पर देखिए, ओंठ की स्थिति के आधार पर 2 आकृति बनती है। ओंठ की स्थिति के आधार पर ठीक है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अवृतमुखी, यानी जहां पर जो मुख है वो गोल नहीं होता है, ठीक है। और एक है वृतमुखी, जिन्हें बोलने में, उच्चारण करने में हमारा जो ओंठ है
वो ओ आकार के हो जाते हैं, गोलाकार के हो जाते हैं। तो देखिए व्रतमुखी कौन कौन से हैं, एक तो है उ, ओ और औ। कितने हुए, 4 हुए। शेष किसमें, आ, ई, उ और ए, आय और री, ऋषि। ये कितने, 7 और 4 11। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। समस्त स्वर के प्रकार को हमने आपको अध्ययन कराया, इनसे प्रश्न भी आपसे अब कराएंगे। तो ये संख्याओं के आधार पर आपको जरूर याद होना चाहिए कितने स्वर की संख्या किस प्रकार में कितनी है। अब हम प्रश्न इनके जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे।